एक व्यक्ति बेहद गरीब लेकिन एक अमीर घर में वो नौकरी करता था। एक दिन अचानक ही उस नौकर के गांव में झगड़ा हो जाता है और झगड़े को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने लगभग 25,000 रुपये की रकम मांगी थी। अब वो रकम की अदायगी के लिए अपने मालिक के पास जाता है, जाकर कहता है कि रानी माँ जी, हमारे गांव में झगड़ा हो गया और पुलिस 25,000 रुपये की रकम मांग रही है, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मुझे 25,000 रुपये उधार दे दो। रानी माँ कहती है ठीक है, तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ और मैं जल्दी ही इंतज़ाम करती हूँ। रानी माँ सीधे जाती हैं मालिक के पास, मालिक से कहती हैं कि नौकर को 25,000 रुपये की ज़रूरत है। 25,000 रुपये वाकई अब से 20 साल पहले एक बड़ी रकम हुआ करती थी। मालिक कहते हैं कि 5,000 रुपये तक ज़रूरत हो तो दे देना, इससे ज़्यादा मत देना। पैसे नहीं मिलते हैं। गांव का जो मामला था वो बिगड़ चुका था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी थी और जो खेल बिगड़ने के बाद उस नौकर को बेहद गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से का बदला लेने के लिए जो कदम उठाता है, उस कदम की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है और इस मामले को सुलझाने के लिए एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बार एक साथ गठजोड़ बनाकर तब इस केस का खुलासा करते हैं। और जब इस केस का खुलासा होता है तो वाकई लोग आश्चर्यचकित थे कि एक बेपढ़ा लिखा आदमी भी इतना शातिर, इतना चालाक कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 30 जुलाई 2002 की। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस के सादाबाद कस्बे की। एक बच्चा जो 3 साल का है वो अचानक से गायब हो जाता है। उसको हर जगह तलाशा जाता है, आसपास के घरों में, आसपास के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन इस बच्चे का जब पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं लगता है, तो सीधा फ़ोन पहुंचता है लखनऊ। क्योंकि इस बच्चे के जो पिता हैं उनका नाम है हरिओम पाराशर उर्फ बल्लो, जो कि पीआरओ हैं श्याम सुंदर शर्मा के, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जिनकी बहुत ज़्यादा पहुँच, बहुत ज़्यादा जो दोस्ती है वो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से है। और जैसे ही ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पता चलती है तो वो भी मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस ज़माने की जो मुख्यमंत्री थी मायावती, वो सीधे बात करते हैं कि इस बच्चे की जितनी जल्दी हो सके बरामदगी करिए। रात के 8 बज चुके थे, पुलिस फोर्स में फ़ोन पहुंच चुका था, पुलिस अलर्ट हो चुकी थी। इस ज़िले के कप्तान अशोक कुमार सिंह वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे का पता करने की कोशिश करो। बच्चे की उम्र 3 या 3.5 साल के आसपास रही होगी। ऐसी कंडीशन में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन रात को 8 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करता है घर का नौकर। घर का नौकर फ़ोन करते हुए कहता है रानी माँ, हमारे पास मगन है और हम उसे अपने साथ ले आए थे। जब बात मगन के साथ होने की आती है तो रानी माँ बहुत बेफिक्र हो जाती हैं। ये नौकर इतना विश्वसनीय नौकर है, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी इसी के पास होती है। घर में चाहे कितना ही पैसा रखा हो, इस नौकर के भरोसे छोड़ दिया करते थे। पूरा परिवार चाहे दिल्ली रहे, लखनऊ रहे, हाथरस रहे, आगरा रहे, किसी भी जगह पर रहे, पूरे घर की जिम्मेदारी इस नौकर को दे दी जाती थी। अब चाहे नौकर लखनऊ का भी घर संभालता था, तो इसलिए जब फ़ोन आता है तो घर वाले बेफिक्र हो जाते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा बच्चा है मगन, जिसकी उम्र अभी 3.5 साल के आसपास है, वो हमारे नौकर के साथ है, अरुण के साथ। अरुण जो कि लखनऊ के इर्द गिर्द किसी गांव का रहने वाला था। मगर वो यहाँ से आगरा से अब चला जाता है सीतापुर। सीतापुर जाने के बाद फिर फ़ोन करता है और कहता है कि रानी माँ, मगन हमारे साथ ज़रूर है, लेकिन हमें इसके बदले में आपसे 25 लाख रुपए की रकम चाहिए। जैसे ही 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है, अपहरण की बात आती है, तब हाथरस के कप्तान की, हाथरस की पुलिस की सांसें उखड़ने लगती हैं। ये सचमुच अब ये सामान्य बात नहीं थी, बल्कि असामान्य बात हो चुकी थी। जो घर का जो नौकर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय था, वो नौकर इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, इसी बात को लेकर एक मीटिंग बिठाई जाती है। और ये बात मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिरकार क्या माजरा है। इस बीच में 2 इंस्पेक्टर को याद किया जाता है। एक इंस्पेक्टर होते हैं सासनी थाने के एन.के. यादव, जो बहुत ही तेज़ तर्रार इंस्पेक्टर माने जाते रहे हैं, और साथ ही डीसीआरबी में सब इंस्पेक्टर विजय। इन दोनों को बुलाया जाता है। इन दोनों से कहा जाता है कि इस मामले की स्पेशली आपको जांच दी जाती है, जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दीजिए, क्योंकि इस मामले की गूंज अब लखनऊ की जो राजनीति थी उसमें बैठ चुकी थी और मायावती की गवर्नमेंट होने की वजह से वैसे भी हड़कंप मचा हुआ था। इस बच्चे को बरामद करने के लिए जब जाल बिछाए जाते हैं तो जो अरुण कुमार नाम का नौकर उसको किडनैप करता है, लेके जाता है
वो बेपढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन इतना शातिर था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ दोनों नाकाम साबित हो रहे थे। आखिरकार कोशिश की जाती है, वो जहाँ जहाँ से फ़ोन करता था उस फ़ोन की लोकेशन निकलवाने की कोशिश की जाती थी। बात अब से 20 साल पुरानी है। जिस तरह से आज मोबाइलों का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से तकनीकी आज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उस ज़माने में ना तो इतने मोबाइल हुआ करते थे, महज लैंडलाइन फ़ोन पर बातचीत करते थे। लेकिन इस घर की ये रसूखदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पैसे वाले लोग थे, इसलिए इनके पास मोबाइल तो था। लेकिन वो अलग अलग एसटीडी से लगातार जब फ़ोन कर रहा था तो इंस्पेक्टर यानी कि सब इंस्पेक्टर विजय ने अपनी टीम के कुछ लोग आगरा, मेरठ और ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में बिठा दिए जहां से फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जा सके। क्योंकि आइडिया के, एयरटेल के जितने भी ऑफिस थे, उन्हीं ऑफिसों के अंदर ये बैठे हुए थे और बैठने के बाद ये सिर्फ जांच कर रहे थे कि कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। जैसे ही फ़ोन आता था तभी लोकेशन बदल जाया करती थी, और ये लोकेशन कभी आगरा की होती थी, कभी सीतापुर की होती थी, कभी लखनऊ की होती थी। वहीं से बैठा बैठा नौकर अरुण कुमार फ़ोन कर रहा था, पैसे की डिमांड कर रहा था। इन्होंने एक गांव को तय कर दिया कि हमें सीतापुर के पास एक गांव है, वहां 25 लाख रुपए की रकम लेके आप आ जाइए। और जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है तो पूरे गांव को खाली कर दिया जाता है, और खाली करने के बाद इस गांव में अब किसान हो या फिर कोई महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो किसान या गांव का व्यक्ति नहीं था, बल्कि पुलिस वालों ने भेष बदलकर वो गांव में जगह जगह छिप जाते हैं ताकि किडनैपरों को आसानी से पकड़ सकें। मगर किडनैपरों को पहले से पता चल जाता है, इसलिए वो अपना प्लान बदल देते हैं और पुलिस लगभग 12 घंटे तक इंतज़ार करती रहती है। इधर धीरे धीरे जब वक्त आगे गुजरता है तो सादाबाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस पर लगातार दबाव बनने लगता है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। दोनों इंस्पेक्टर अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, साथ ही जो एसटीएफ के प्रभारी हैं आईपीएस अनंत देव तिवारी, वो भी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक बार फिर से लगातार फ़ोन आने शुरू होते हैं। जब फ़ोन आने शुरू होते हैं तो ये लखनऊ के रेलवे स्टेशन के पास एक एसटीडी बूथ होता है, वहाँ से लगातार फ़ोन किया जा रहा था। और फ़ोन करते करते जैसे लोकेशन निकल के आती है तो पता चलता है कि वो लखनऊ के रेलवे स्टेशन के पास एसटीडी बूथ है, वहाँ पर है, और पास में ही पुलिस स्टेशन भी है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो किडनैपर को फिर पता चल जाता है, और पता चलने के बाद उन्हें उनके हाथ खाली होते हैं और बच्चा फिर हाथ से निकल जाता है। 3.5 साल का बच्चा था जो किडनैपरों के पास था। अब किडनैपर अकेला नहीं था, बल्कि किडनैपर ने फ़ोन करके, यानी कि नौकर ने फ़ोन करके कहा था, यदि तुमने हमारे पीछे भागने की कोशिश की या पुलिस को लगाने की कोशिश की तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगे। जब ये बात पुलिस सुनती थी, परिवार सुनता था, तो परिवार की हालत ख़राब हो जाया करती थी। साथ ही ये खबर अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चल रही थी तो लोगों में गुस्सा बेहिसाब बढ़ जाता है। और वो दिन भी आता है जब अब सही लोकेशन, सही डायरेक्शन अब किडनैपर की तरफ से मिलता है। और यहाँ से यानी कि 10 अगस्त 2002 में ये एक जगह पड़ती है सीतापुर रोड पर सेवा अस्पताल के पास ब्रज की रसोईया है। वहाँ 25 लाख रुपए की रकम लेके जानी थी, और ये शर्त रखी गई थी कि जो इस बच्चे का पिता है, जिसका नाम है हरिओम पाराशर उर्फ बल्लो, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। वो अपनी गाड़ी यानी कि सोमो कार लेकर उस घटना स्थल पर जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो एन के यादव इंस्पेक्टर होते हैं, एन के यादव कहते हैं कि सर, मैं आपका ड्राइवर बन के जाना चाहता हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको कोई दिक्कत, कोई एतराज़ ना हो तो। हरिओम पाराशर कहते हैं कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता। फिर बार बार जब इंस्पेक्टर साहब में रिक्वेस्ट करते हैं तब वो भेष बदल कर ड्राइवर बन जाते हैं, और ड्राइवर बनने के बाद सीधा गाड़ी लेके सीतापुर की तरफ चल पड़ते हैं, जो सेवा अस्पताल रोड होता है, ब्रज की रसोईया के इर्द गिर्द वाले इलाके में। इंस्पेक्टर ने पहले ही बोल दिया था पाराशर जी से कि जैसे ही आप किडनैपर को देखेंगे तो उन्हें देखते ही मुझे गालियां देनी शुरू कर देना, ताकि उन्हें लगे कि ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि सचमुच उनका ड्राइवर है। और ठीक वैसे ही होता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, किडनैपर सामने खड़ा हुआ था, तो पाराशर जी अपने ड्राइवर को गालियां देते हुए कहते हैं कि उल्लू के पट्टे, तूने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी, मेरा बच्चा वैसे ही खतरे में है, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता। जब अनाप शनाप की बातें कर रहे थे, इंस्पेक्टर नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ा हुआ था। और जैसे ही किडनैपर 25 लाख रुपए से भरा हुआ बैग गाड़ी से ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी इंस्पेक्टर ने अपनी छुपी हुई पिस्तौल से उस किडनैपर की कनपट्टी पे लगा दी और उसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ते हैं तो उसके बाद वो भागने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि दूसरे जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं विजय, वो उनको बैकअप दे रहे थे, पूरी फोर्स के साथ पीछे दूर चल रहे थे, और तुरंत ही भाग के वो भी पहुंच जाते हैं।
किडनैपर हाथ लग जाता है और वो किडनैपर जो चेहरा ढका हुआ था वो कोई और नहीं था, वो घर का नौकर ही था। घर का नौकर भी उस ड्राइवर को पहचानने में गच्चा खा जाता है। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे तो चढ़ जाता है, पैसे भी उनके अभी हाथ में होते हैं, लेकिन बच्चा पास में नहीं था, बच्चा उनके हाथ में नहीं था। अब यहाँ से धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तभी वो नौकर कहता है कि अगर मैं इतनी देर में यानी कि अगले 2 या 3 मिनट में नहीं पहुँचा तो तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, उसको मारा जा सकता है। जब पूछा जाता है बच्चा कहाँ है तो वो कहता है कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक आम का बाग है, आम के बाग में वाइट कलर की वैन मारुति खड़ी हुई है, आप उस बच्चे को वहाँ से ले सकते हैं। तभी उस पुलिस वालों का पूरा जत्था जाता है और चारों तरफ से उस आम के बाग को घेर लिया जाता है और उसी आम के बाग में वो वैन मारुति कार खड़ी हुई है और वैन मारुति कार के अंदर वो बच्चा सकुशल सो रहा था। जो किडनैपर होते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। मौके से 3 किडनैपर मिलते हैं। जब उनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो एक BCA का स्टूडेंट निकलता है और 2 BTech के स्टूडेंट निकलते हैं। नौकर पहले ही पकड़ा जा चुका था, बच्चा इत्मीनान के साथ सो रहा था और जैसे ही बच्चा सो रहा है उस पर कोई असर नहीं था कि जैसे क्या उसका अपहरण हो चुका था। वो अपने माँ को देख कर, अपने पिता को देखकर या पुलिस को देखकर रोने की कोशिश करता, लेकिन वो रोता नहीं है। जब उस बच्चे से पूछा जाता है तो वो कहता है कि अंकल मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और उस बच्चे के पास खिलौने थे, उसके बच्चे के पास नए कपड़े थे। यानी कि नौकर ने किडनैप जरूर किया था, लेकिन नौकर उस बच्चे का 11 दिन से लगातार ध्यान रख रहा था और लगातार जब से किडनैप करने के बाद सादाबाद से लेके अलग अलग जगहों पर वो लेके जा रहा था, इसलिए उस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं रोया। उसका लगातार ख्याल रखा गया था क्योंकि बच्चा उसी के सामने पैदा हुआ था। आज वो बच्चा लगभग बड़ा हो चुका है, ठीक ठाक है, अपना बिजनेस संभाल रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसे बरामद किया और उस नौकर से जब पूछताछ करता है तो नौकर से बातचीत की जाती है तो नौकर कहता है कि मेरे गांव में झगड़ा हो गया था, पुलिस वाले मेरे परिवार के लोगों से रिश्वत मांग रहे थे और मैंने उस रिश्वत के पैसे अपने मालिक से मांगने की कोशिश की। वो पूरी ईमानदारी के वहाँ साथ काम कर रहा था, लेकिन मालिक ने इतने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। तब मैंने अपने दोस्तों से यही बात शेयर की तो दोस्तों ने कहा कि अपने मालिक को सबक सिखाने के लिए उसके बड़े वाले बेटे का अपहरण कर लेना। जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र लगभग 4.5 साल के आसपास रही थी, लेकिन वो बेटा उस टाइम घर पे नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे का अपहरण कर लिया था। और उसको ले जाने के बाद उसको लगातार 1 से 2 जगह, दूसरी से तीसरी जगह नौकर लगातार उस बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रख रहा था। जो बच्चा अपने घर पर चीज़ें खाता था, जब घर पे उसको ज़रूरतें होती थी, इसलिए उस बच्चे ने 11 दिन तक लगातार रहा ज़रूर, लेकिन रोया बिल्कुल भी नहीं, अपनी माँ की जैसा उसका ख्याल रखा। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी चार्जशीट लगाई और चार्जशीट लगाने के बाद जब ये मामला अदालत पहुंचता है तो अदालत ने इस नौकर को ताउम्र जेल में रहने की सज़ा सुनाई। और आज 29 जुलाई 2022 को मैं इस घटना को सुना रहा हूँ। आज भी वो नौकर आगरा की जेल में चक्की पीस रहा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी ज़िंदगी जब तक वो जिएगा तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो रानी माँ होती हैं, इस घर की मालकिन होती हैं, इस घर की मालकिन का और इंस्पेक्टर विजय का जो एक रिश्ता, नया रिश्ता बन जाता है, वो बनता है बहन और भाई का रिश्ता। ये दोनों आज भी इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ बहन भाई वाले रिश्ते में हैं और जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो रानी माँ उसको राखी बांधती हैं इंस्पेक्टर साहब को और इंस्पेक्टर साहब उनके जो भी एक बहन भाई की औपचारिकताएं होती हैं वो सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। उन्हीं के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला और ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के शीर्ष यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ मैटर जब ये उस ज़माने में हाईलाइट हुआ था तो लोगों में चर्चा का विषय बन चुका था और आसपास के इलाके में खलबली मच जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसी कौन सी जगह थी जहां इस बच्चे को तलाशने की कोशिश नहीं की थी। स्वयं मुख्यमंत्री मायावती भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर इस बच्चे को बरामदगी की कोशिश करवा रही थी, लेकिन जब घर का नौकर सारी बातें जानता था, उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उस व्यक्ति ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया और अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद करके रख दिया। दोस्तों, जैसे कि रोज़मर्रा की तरह आज नीतू कुमारी जी का जन्मदिन है। नीतू कुमारी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूट्यूब पर राजेश राठौर जी हैं, आफ्ताब अहमद अंसारी, जयकरण बक्सर हैं, साजिया खान, विक्रम कुशवाहा, सद्दाम हुसैन, सोनू कुमार वर्मा, मोहम्मद साकिब इंडियन, कल्याण यादव, राज सिद्दीकी, राहुल कुमार, फरहान खान, अब्दुल अजीज़, मोहम्मद जुबैर खान, सोनू कुमार वर्मा, राकेश कुमार गौतम, सुभाष कुमार, MD रौली, सैयद हामिद, संदीप वैरागी, सुमर निषाद, इन सभी ने जो यूट्यूब से अपील की थी कि इनका नाम लिया जाए
साथ ही फेसबुक पर विजय यादव, प्रभु दयाल प्रजापति, मुकेश पटेल, गौरव गुज्जर, संजय आलम, मुजाहिद आलम, धर्मेंद्र यादव, दिनेश कुमार लईक पठान, साबिर मलिक, विनोद कुमार सिपाही, कुमार कुशवाहा और साजेब आलम, राजेश सक्सेना, नीलेश पाल, जाकिर शेख, रंजीत कुशवाहा, फजरुद्दीन, विजय, अनवारुल हसन, इन सभी ने फेसबुक पर अपना नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।